हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। तो इस वीडियो में हम वीबीटी स्टार्ट करेंगे, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। लेकिन उससे पहले कुछ ड्रॉबैक्स हैं। देखो, सबसे पहले थ्योरी आई बेटा वर्नर की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए। अब ये जो वर्नर्स की थ्योरी है, ठीक है, इसने वर्नर ने थोड़ा बहुत बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, लेकिन इसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ऐसे कौन से कैटायंस हैं, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो लिगेंड एक्ट करेंगे, केवल लिगेंड का मतलब एज ए लिगेंड एक्ट कर सकते हैं, या ऐसे कौन से कैटायन हैं जो सेंट्रल मेटल कैटायन की फॉर्म में वहां पे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला ड्रॉबैक इसका, ये इसने नहीं बताया। दूसरा ड्रॉबैक, बॉन्ड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो डायरेक्शनल नेचर रखता है, ये बात हमें पता है, लेकिन वर्नर की थ्योरी से इसका कोई आइडिया नहीं मिलता है कि ये डायरेक्शनल नेचर क्यों रखता है। वर्नर ने बोल दिया सिंपल कि भाई साहब, जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहा होगा तो वहां पे थोड़ा सा डायरेक्शनल नेचर रखेगा, लेकिन क्यों रखेगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ, ये उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बात समझ में आ रही है? दूसरा, इसके बाद लास्ट उसका ड्रॉबैक रहा, उसकी कमी रही उसकी थ्योरी की, कि हमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलते हैं उसमें से बहुत सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, कुछ कंपाउंड्स कलर शो करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स वर्नर की थ्योरी प्रॉपरली नहीं दे पाती है। तो और ये सब क्वेश्चन के आंसर डिपेंड करते हैं बॉन्डिंग कैसी हो रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को समझने के लिए चार, है ना, थ्योरी डेवलप हुई बेटा, चार थ्योरी डेवलप हुई, जिनमें सबसे पहले हम बात आती है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, शॉर्ट में बोलते हैं वीबीटी। इसके बाद इसकी भी कुछ लिमिटेशंस रही, बाद में थ्योरी आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज CFT। और उसके बाद बेटा एक थ्योरी आएगी लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है। और इसकी भी कमी को दूर करने के लिए लास्ट में आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको बोलते हैं MOT। ये चार थ्योरीज हैं जो हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। इनमें से क्लास 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे केवल हमें ये दो ही स्टडी करनी है, इन दो को हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब बोर्ड लेवल पे, कंपटीशन लेवल पे भी क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इसके अलावा इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। करें स्टार्ट? चलो टाइटल डाल दो, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, इसे भी कैपिटल ही बना दो फिर, बॉन्ड, ठीक है, शॉर्ट में VBT। भाई साहब थे एक पाउलिंग, ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी थी बेटा 1932। इस थ्योरी का सबसे मेन की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, वो पॉइंट ये है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the bond formed between metal having formed between metal and ligands donor atom is due to the overlapping of filled orbital
filled orbital of ligands donor atom and empty orbital of central metal of, सेंट्रल नहीं ऐसे लिखो, ऑफ मेटल कैटायन, ऑफ मेटल एटम। ठीक है, अब ये मेटल एटम के पास कौन सी खाली हो सकती है? N-1d हो सकती है, Ns हो सकती है, या Np हो सकती है। इनमें से कोई भी इसके पास खाली ऑर्बिटल अवेलेबल हो सकती है। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं मैं, थोड़ा सा इसी को मैथमेटिकली समझाता हूं। पाउलिंग ने बोला कि मेटल के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। और जो लिगेंड आ रहा है, लिगेंड दो, देखो जैसे NH3 है, उसमें 3-4 एटम रहते हैं, 3 तो हाइड्रोजन के, 1 नाइट्रोजन का, तो डोनर एटम कौन रहेगा? नाइट्रोजन। तो इसके पास, डोनर एटम के पास क्या है? एक क्या होनी चाहिए? फिल्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। मतलब लिगेंड के डोनर एटम के पास एक फिल्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। और मेटल के पास क्या होनी चाहिए? एक खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की खाली ऑर्बिटल में देता है, या इन दोनों की ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से, मेटल की खाली ऑर्बिटल और लिगेंड की फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शेयर होते हुए दिखते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि लिगेंड दे रहा है इसलिए इस तरीके का बॉन्ड एग्जिस्ट करने लगता है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे पास पास कैसे बैठ सकते हैं? या तो रिपल्सन क्रिएट होना चाहिए, रिपल्सन क्रिएट होता है, बट एट द सेम टाइम बेटा दोनों न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन फोर्स भी तो लगा रहे हैं ना, तो आराम से ये मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है रिपल्सन फोर्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पाउलिंग के अकॉर्डिंग इस तरीके से मेटल की खाली ऑर्बिटल और लिगेंड की फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करती हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करती हैं। इसकी वजह से ही ये डायरेक्शनल इन नेचर हो जाता है बॉन्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अब यहां प्रेजेंट है तो यहीं से देंगे, अगर ये ऊपर प्रेजेंट होते तो ऐसे थोड़े ही आते घूम के, इस मेटल को यहां आना पड़ता तो बॉन्ड इस डायरेक्शन में होता, अगर इधर होते तो बॉन्ड इस डायरेक्शन में होता। तो इस तरीके से डायरेक्शनल इन नेचर है। इसको जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स वाला, देखो ये आप लिखोगे फेयर में, ठीक है। अब मैं केवल आपको समझा रहा हूं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। 10 मिनट लगेंगे मुझे, थोड़ा एक हटके जा रहा हूं मैं ना, कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके जा रहा हूं, फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये समझाना मुझे बहुत जरूरी है, अगर 11th नहीं पढ़ के आए हो ठीक से तो, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद है ना आपको? हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ऑर्बिटल्स का आपस में ओवरलैप होना, नई ऑर्बिटल्स का फॉर्म होना। ये क्या है? अब यहां पे एक नई बड़ी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो गई है ना, बन गई इन दोनों की ओवरलैपिंग से। पहले ये एक अलग अलग थी, अब एक बड़ी बन गई। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से क्या है? नई ऑर्बिटल्स जनरेट होती हैं जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आप जानते हो sp के साथ ओवरलैप होती है तो उसे sp3, याद है ना, CH4 का sp3 आता है, वो सब क्या है? ऑर्बिटल्स ऑफ एटम, कार्बन की और हाइड्रोजन की ओवरलैप होकर क्या बनाती थी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन देती है, और उन ऑर्बिटल्स को जो नई फॉर्म हुई है उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। दे आर ऑलवेज डीजनरेट इन नेचर। डीजनरेट का मतलब है उन सबकी एनर्जी बराबर होगी, उन सबकी क्या है? एनर्जी बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी sp3 में जंप कर सकता है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है? कार्बन पे आता हूं मैं ना, थोड़ा सा हटके जा रहा हूं लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। CH4 पे आओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2,4, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स याद होगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। और अगर मैं वैसा वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p2,
तो s में कितनी है बेटा, 2 है, ठीक है, और p में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नॉर्मल हमें क्या सिखा दिया जाता है कि 4 हाइड्रोजन आएंगे, एक्साइटेड स्टेट में क्या है, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाता है और हाइड्रोजन आते हैं 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाके बैठ जाएगा, एक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एटॉमिक नंबर 1 कन्फिगुरेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, दूसरा हाइड्रोजन का यहाँ आ गया, तीसरे हाइड्रोजन का इसमें और चौथे हाइड्रोजन का इसमें, और इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसकी एक S यूज हुई है और 3 P यूज हुई है, इसलिए sp3। यही पढ़ा है ना, अगर ये पढ़ा है तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो एक बार, या फिर मेरी हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो देख लो कि ऐसा क्यों नहीं होता है, ये क्यों गलत है। 11th क्लास की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में कैसे बता रहा हूँ। देखो बेटा कार्बन, देखो ये गलत क्यों है, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, कार्बन की एक S यूज हो रही है उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 3 P यूज हो रही हैं, अब तुम्हें पता है, एक P ऐसे होगी, एक इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर और एक ऐसे। अगर ये मान लो मैंने PZ मानी है, ठीक है, तो PX ऐसे होगी और PY ऐसे होगी, तीनों एक दूसरे के तीनों एक मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब सबके बीच में 90-90 का एंगल बन रहा होता है। इसका मतलब ऐसे होना चाहिए CH4 का स्ट्रक्चर, एक CH4 इधर, ठीक है, इन सबके बीच में एग्जैक्ट 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 90 डिग्री का। क्यों आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की एक ऑर्बिटल है P, यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, इधर से ही तो हाइड्रोजन की ऑर्बिटल ओवरलैप करने आ रही है, यहाँ पे एक कार्बन की है, हाइड्रोजन ने ओवरलैप कर लिया, बॉन्ड बन गया। ये सब क्या, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन CH4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है। कॉन्सेप्ट गलत, इसलिए गलत है, समझ में आ रहा है। तो फिर हकीकत में क्या होता है वो देखो, हाइड्रोजन से ओवरलैप करने से पहले कार्बन की ऑर्बिटल्स आपस में कुछ करती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या करती हैं, कार्बन जो है एनर्जी वाइज ऑर्बिटल्स ऐसे होंगी, 1s यहां प्रेजेंट होगी, ठीक है बेटा, 2s यहां कहीं होगी, और जो 2p है वो मतलब 2s और 2p में एनर्जी ऐसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूं, फिलहाल मैं खाली कार्बन के लिए बात कर रहा हूं। 2s और 2p में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा। हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने से पहले, ठीक है, अब हाइड्रोजन 4 चाहिए उसे, तो इसकी 2s ऑर्बिटल जो एक है और ये तीनों p वाली आपस में मिक्सिंग करती हैं, मिक्स हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि इनमें ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है, मिक्स होके एक नया सेट बनाती हैं। अब कितनी मिक्स हो रही हैं, एक 2s मिक्स हुई, एक 2s, ठीक है, मतलब एक s मिक्स हुई है और 3 p मिक्स हुई हैं, तो 4 जो नई ऑर्बिटल्स फॉर्म होती हैं, मिक्स होके 4 नई ऑर्बिटल्स फॉर्म होती हैं, जिनकी एनर्जी इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रही होगी। वो थोड़ा नीचे आएगी, ये थोड़ा जाएगी, तू थोड़ा झुक, मैं थोड़ा झुकूंगा, तब काम बनेगा, ठीक है। तो नई 4 ऑर्बिटल्स बनती हैं, एक s और 3 p की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से। इन चारों का नाम होता है sp3। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होती हैं मिक्सिंग से, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और इनके अंदर जो 2s में इलेक्ट्रॉन थे 2 और यहां पे जो 2 थे, ये चारों इलेक्ट्रॉन एक एक भर दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये चारों sp3 इस तरीके से बनी है, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब क्या है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ये px py pz नहीं रही है, s नहीं रही, खाली मिक्स हो गई। इनका जो बॉन्ड एंगल है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया, ठीक है, वो कितना होता था, 109 पॉइंट। ये एक sp3 ऑर्बिटल है कार्बन की, ये एक sp3 है, ये एक sp3 है, ये एक sp3 है। और डिटेल में देखना है तो मेरी 11th क्लास की वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। और देखा गया कि इनके बीच में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आता है। अब क्या है, अब इस डायरेक्शन से हाइड्रोजन आएगा अपनी ऑर्बिटल जिसमें उसके एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहां से ओवरलैप कर लेगा, दूसरा इस डायरेक्शन से आएगा, तीसरा इस डायरेक्शन से आएगा, चौथा इस डायरेक्शन से आएगा,
ठीक है, तो इस तरीके से CH4 के 4 बढ़िया टेट्राहेड्रल शेप बन के तैयार। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों आता है? एक S और 3 P मिक्स हुई हैं जिनमें हाइड्रोजन के 4 भरे हुए हैं, समझ में आया? इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है? चलो एक चीज याद रखना, ये जो ऑर्बिटल्स बाद में फॉर्म हुई हैं 4 sp3, ये डीजनरेट इन नेचर होती हैं। डीजनरेट का मतलब है इन सबकी एनर्जी इक्वल है। देखो ठीक से, इन सबकी एनर्जी क्या है? इक्वल है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर एक दूसरे में जंप भी कर सकते हैं आराम से, इस तरीके से। टेंटन है, समझ में आ रहा है ना? तो डीजनरेट एनर्जी लेवल्स जनरेट होते हैं। ये आपको मुझे थोड़ा सा समझाना था, ठीक है? अब दूसरा कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गई, इसके बाद हाइड्रोजन की ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया 1s ने। अब सुनो, जो दो एलिमेंट आपस में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जो एक भरी हुई ला रहा है। अब मैं वापस आ रहा हूं अपनी थ्योरी पे, या अभी यहीं रुको। हाइड्रोजन जो आया है और जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कार्बन की अवेलेबल है, इनकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन लगभग एक जैसा होना चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों ऐसे होनी चाहिए जिससे ओवरलैपिंग पॉसिबल हो, और एनर्जी डिफरेंस भी लगभग इक्वल होना चाहिए, तब ये आराम से इस तरीके से मिक्स होंगी, इस तरीके से ओवरलैप कर पाएंगी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ओवरलैप कर पाएंगी, अदरवाइज ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। एक यहाँ है, दूसरी यहाँ है, इतना एनर्जी डिफरेंस है, तो ये कैसे ओवरलैप करेंगी? नहीं होगा, ठीक है? अगर ये खड़ी भी है तो भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ऊपर वाली ऊपर है, नीचे वाली नीचे है। जरूरी क्या है? ओरिएंट या पैरेलली है, पाई बॉन्ड बना रही है तो इस तरीके से ओवरलैप करें, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड बना रही है तो इस तरीके से करें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड है, तो इस तरीके से ओवरलैप करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखोगे। ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन क्या है? हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड सेम ओरिएंट, मतलब ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर होता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलो ये सब हटा देते हैं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं हाइब्रिडाइजेशन, आपको यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आएगा अभी, तो मेरे को ये सब अब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्वेश्चंस में बनाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत होगी, ठीक है? ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये लिखोगे, बाय द ओवरलैपिंग ऐसे लिखोगे, फॉर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इट इज नेसेसरी that both metal orbitals and ligand orbitals should have almost same energy, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस चल सकता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड ओरिएंटेड इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन, जिधर बॉन्ड बनना उधर ही ओरिएंटेड होनी चाहिए, रिक्वायर्ड डायरेक्शन, ठीक है? बाय द ओवरलैपिंग लिखते जाओ बेटा, ये सब पॉइंट्स अब आपको लिखने हैं, बहुत सिंपल थ्योरी है। बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स new orbitals formed, new molecular orbitals, जिन्हें एमोस बोलते हैं, molecular orbitals formed known as hybridized orbitals,
ठीक है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज किस नाम से जानी जाती है? हाइब्रिडाइजेशन। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, फॉर डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल। For different coordination, different hybridization is possible and leads to a specific geometry. ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रही होगी तुम्हें। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन लिखो बीच में, ठीक है, और यहां पे लिखो ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 और sd3 दोनों ही पॉसिबल होते हैं, ठीक है। MnO4 वगैरह जो है, ClO4 माइनस जो है, उनके अंदर क्या आता है? sd3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ज्योमेट्री वहां पे क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल रहेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन आता है dsp2 और sp2d, ठीक है, dsp2 या sp2d, तो ज्योमेट्री हो जाती है स्क्वायर प्लेनर। कौन सी बेटा? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये सब VBT के अंदर ही है, अलग मत समझना इसे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp3d हो जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जैसा PCl5 में होता था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, यहाँ वाई आएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, d2, और d2sp3 भी हो सकता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है बेटा, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया, ज्योमेट्री क्या हो जाती है? ऑक्टाहेड्रल। तो ये थोड़ा सा आपको टेबल बना के लिख लेनी है, समझ में आ रहा है? ये मिटा दूं इधर वाला, चलो। इसमें लिखो अब, इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, नेक्स्ट पॉइंट दिया VBT ने, इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज देयर देन दे पेयर अप the electrons and forms low spin complexes। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किन्हें कहते हैं, तो लिख सकते हो जो लिगेंड्स पेयरिंग कर दे मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की, उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। एंड इफ वीक फील्ड लिगेंड इज देयर, अभी सब समझ में आ जाएगा, जब हम एग्जांपल करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। इफ वीक फील्ड लिगेंड इज देयर देन दे डू नॉट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स and forms high spin complexes। ठीक है, इसके बाद है बेटा, if a single electron is present, a single electron is
present unpaired, then the complex will be paramagnetic. Complex will be paramagnetic. If no unpaired electron is present, then compound is diamagnetic in nature. And next, for paramagnetic substances, we can calculate the magnetic moment in terms of spin. Magnetic moment in terms of spin only. देखो दो तरीके से इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंटम में मतलब कंट्रीब्यूट करता है। एक तो वो कि वो अपनी एक्सिस के अराउंड ऐसे स्पिन करता रहता है, ठीक है, तो उससे भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और एक वो कि वो लगातार चार्ज पार्टिकल है मूव करता रहता है, तो उससे एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन जीरो है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पे केवल म्यू स्पिन से हम निकालते हैं, ठीक है, म्यू इन टर्म्स ऑफ स्पिन ओनली। और उसका फॉर्मूला क्या होता है म्यू स्पिन निकालने का? म्यू एस इक्वल टू √n इंटू n+2 और यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन BM, ठीक है। n क्या है यहां पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं यहां एक पॉइंट और लिख देता हूं, VBT वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। दैट इज, इसका मतलब क्या है? दैट इज वी कैन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री by using its magnetic moment। अभी हम करेंगे भी, दिखाऊंगा मैं, ठीक है, आपको दिखाऊंगा मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आ गया बेटा? वी कैन प्रेडिक्ट दी ज्योमेट्री बाय यूजिंग इट्स मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। एक पॉइंट और रह गया, बस लास्ट। इफ hybridization is D2sp3, if hybridization is D2sp3, then the complex is known as inner orbital complex. And last point, if hybridization is sp3d2, ये ऑक्टाहेड्रल के केस की बात हो रही है। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 देन कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा, ये एक अलग पॉइंट है। तो ये पूरी थ्योरी में जितने अभी तक पॉइंट थे वो मैंने आपको अच्छे से पॉइंट समझा दिए, ठीक है। यहां पे मैं VBT की थ्योरी यहां पे खत्म करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, और उन्हीं से ये ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जिससे वीडियो की लेंथ ना बढ़ी हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।